हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट और सचोट न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अलगाववादी नेता शकील अहमद बख्शी को 29 साल पुराने श्रीनगर हिंसा मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मामला 1996 का है, जब एक मारे गए आतंकवादी के शव के जुलूस के दौरान भीड़ हिंसक हो गई थी। आरोप है कि बख्शी ने लोगों को भड़काया, जिसके बाद नाज क्रॉसिंग पर भारी पथराव, पुलिस से झड़प और सुरक्षा बलों पर फायरिंग तक हुई। इस केस में कई बड़े अलगाववादी नेता आरोपित थे, जिनमें से कुछ की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ जेल में बंद है और एक आरोपी अभी फरार है। बख्शी की गिरफ्तारी से 3 दशक से अटके इस काम के फैसले में बनी में हालांकि सरान मानती सीवीबी नाश नहीं है। मामले में फिर से तेजी आने की उम्मीद है। शकील बख्शी इस्लामिक स्टूडेंट्स लीग का मुखिया है और 1990 के दशक से कई उग्र गतिविधियों में शामिल रहा है। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हुई चर्चा के दौरान एमिम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देशभक्ति को धर्म या किसी एक पहचान से जोड़ना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वंदे मातरम को वफादारी का टेस्ट न बनाया जाए, क्योंकि संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और यह अधिकार किसी धार्मिक पहचान से नहीं जुड़े हैं। ओवैसी ने याद दिलाया कि संविधान हम लोग से शुरू होता है, किसी देवी देवता के नाम से नहीं। उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमान जिन्ना के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने भारत को चुना। ओवैसी ने यह भी चेतावनी दी कि देशभक्ति को धार्मिक रस्मों या प्रतीकों से जोड़ना समाज में फूट बढ़ाता है और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करता है। पश्चिम बंगाल में एमिम ने टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के गठबंधन प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया है। पार्टी ने कबीर को राजनीतिक रूप से संदिग्ध बताते हुए उनके बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से करीबी संबंधों पर सवाल उठाए। एमिम ने कहा कि वह उकसावे और अशांति वाली राजनीति का हिस्सा नहीं बन सकती। हाल ही में हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी और इसके बाद वे लगातार नए राजनीतिक गठबंधनों की कोशिश कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद के लिए एमिम प्रवक्ता सैयद असीम वकार ने कहा कि हमारी राजनीति संविधान, शांति और सामाजिक सद्भाव पर आधारित है, इसलिए ऐसे किसी नेता से हाथ नहीं मिलाया जा सकता जो समाज में विभाजन बढ़ाने वाली ताकतों के साथ जुड़ा हो। पार्टी का दावा है कि बंगाल के मुसलमान भी कबीर के असली राजनीतिक मकसद को समझते हैं। पश्चिम बंगाल में एक ही नाम वाले 2 हुमायूं कबीरों ने लोगों को बड़ी उलझन में डाल दिया है। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखकर चंदे की अपील की, लेकिन चंदा देने वाले लोग गलती से 200 किलोमीटर दूर के बाद 2200 किलोमीटर दूरों के बाद है बेखी दोरों के मस्जिद की नींव रखकर चंदाबाद में डेबरा के विधायक हुमायूं कबीर को फोन करने लगे। डेबरा विधायक के मुताबिक 2 दिनों में उनके पास करीब 200 कॉल आए, जिनमें लोग मस्जिद निर्माण के लिए क्यूआर कोड मांग रहे थे। उन्होंने बार बार समझाना पड़ा कि वे मुर्शिदाबाद वाले हुमायूं कबीर नहीं हैं। फोन करने के बाद विधायक के लोग एक गिरम के बाद बिहार, यूपी, मुंबई, हरियाणा और विदेशों से भी आए। मीनवाइल मस्जिद निर्माण के लिए अब तक क्यूआर कोड से 93 लाख रुपए और दान पात्रों से 37 लाख रुपए जुट चुके हैं। डेबरा विधायक ने लोगों से सही नंबर खोजकर असली व्यक्ति से संपर्क करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल की सियासत अब गीता बनाम कुरान की दिशा में मुड़ती दिख रही है। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी, जिसके अगले ही दिन कोलकाता में एक भव्य गीता पाठ आयोजित किया गया। दावे के मुताबिक करीब 5 लाख लोग जुटे, जिनमें धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन ठाकुर जैसे बड़े नाम शामिल थे। अब हुमायूं कबीर ने इसका जवाब देते हुए ऐलान किया है कि फरवरी में 1 लाख लोग कुरान पढ़ेंगे और इसके बाद मस्जिद निर्माण शुरू किया जाएगा। राज्य में ऐलान जिले की बाद मस्जिद निर्माण शुरू किया जाएगा। 2026 के चुनाव नजदीक आते ही यह धार्मिक ध्रुवीकरण नया मोड़ ले रहा है। टीएमसी का आरोप है कि हुमायूं बीजेपी के इशारे पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि कबीर का दावा है नींव राजनीति नहीं, आस्था का मुद्दा है। इस बीच मस्जिद के लिए अब तक 11 पेटियों में नकद और ऑनलाइन मिलाकर करोड़ों का चंदा जुट चुका है।
अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन में भारतीय महिला को हुई बदसलूकी के बाद विदेश मंत्रालय ने सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। मेया प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चीन को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन की सलाह दी और भारतीय नागरिकों को चीन यात्रा में सावधानी बरतने की चेतावनी दी। इसके साथ ही उन्होंने भारत अमेरिका आतंकवाद रोधी बैठक में बढ़ते सहयोग, ब्रिटेन द्वारा भारत विरोधी संगठनों पर कार्रवाई का स्वागत और दोनों देशों के साथ मजबूत साझेदारी की बात कही। थाईलैंड कंबोडिया तनाव पर भारत ने संघर्ष रोकने की अपील की, वहीं अफगान सीमा पर हुई हिंसा की निंदा भी की। प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान की कमजोर लोकतांत्रिक स्थिति पर भी टिप्पणी की गई। लोकसभा में डीएमके सांसद राजा ने वंदे मातरम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि यह गीत सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया गया था। राजा ने ऐतिहासिक दस्तावेजों, महात्मा गांधी के विचारों और आनंद मठ के संदर्भों का हवाला देते हुए कहा कि 20वीं सदी की शुरुआत में वंदे मातरम का उपयोग सांप्रदायिक दूरी बढ़ाने के लिए किया गया। उन्होंने बताया कि 1905 1908 के दौरान बंगाल में मस्जिदों के पास नमाज के समय हिंदू जुलूस वंदे मातरम का जाप करते थे, जिससे तनाव पैदा होता था। राजा ने कहा कि कुछ छंद मुसलमानों के लिए आपत्तिजनक माने गए और इसी कारण इसे लेकर लगातार विवाद होता रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा कदम उठाते हुए बीजेपी और शिवसेना ने तय किया है कि वे पूरे राज्य में होने वाले आगामी नगर निगम चुनाव महायुति के तौर पर साथ मिलकर लड़ेगी। सोमवार देर रात सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की बैठक में यह सहमति बनी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि दोनों दलों के नेता और कार्यकर्ता अब एक दूसरे की पार्टी में शामिल नहीं होंगे ताकि गठबंधन में किसी तरह का तनाव न बढ़े। अगले 2 से 3 दिनों में सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों पर स्थानीय स्तर पर चर्चा शुरू होगी। इन चुनावों में महायुति का मुकाबला महाविकास आघाड़ी से होगा, जिससे मुंबई और ठाणे जैसे बड़े शहरों में राजनीतिक जंग बेहद दिलचस्प रहने वाली है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन में भारतीय महिला को हुई बदसलूकी के बाद विदेश मंत्रालय ने सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। मेया प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चीन को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन की सलाह दी और भारतीय नागरिकों को चीन यात्रा में सावधानी बरतने की चेतावनी दी। इसके साथ ही उन्होंने भारत अमेरिका आतंकवाद रोधी बैठक में बढ़ते सहयोग, ब्रिटेन द्वारा भारत विरोधी संगठनों पर कार्रवाई का स्वागत और दोनों देशों के साथ मजबूत साझेदारी की बात कही। थाईलैंड कंबोडिया तनाव पर भारत ने संघर्ष रोकने की अपील की, वहीं अफगान सीमा पर हुई हिंसा की निंदा भी की। लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान एक अनोखा माहौल देखने को मिला। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में पहुंचे, बीजेपी सांसदों ने बिहार की जीत हमारी है, अब बंगाल की बारी है के नारे लगाकर राजनीतिक तरफदारी का संदेश दे दिया। चर्चा में पीएम मोदी ने वंदे मातरम को स्वतंत्रता आंदोलन की ऊर्जा, बलिदान और त्याग का मंत्र बताया। उन्होंने कहा कि बंगाल विभाजन के समय यह नारा अंग्रेजों के लिए चुनौती और भारत की एकता की ताकत बना। मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि मुस्लिम लीग के दबाव में उसने वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े किए और राष्ट्रीय प्रतीक से समझौता किया। उन्होंने दावा किया कि नेहरू जिन्ना के विरोध से सहमत होकर दबाव में झुक गए थे। गुजरात में आप नेता अरविंद केजरीवाल ने राजकोट में पीड़ित किसानों से मुलाकात करते हुए भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 30 साल की सत्ता ने बीजेपी में अहंकार भर दिया है और अब सत्ता बचाने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस और फर्जी एफआईआर का सहारा लिया जा रहा है। केजरीवाल ने दावा किया कि हड़दड़ आंदोलन गुजरात में भाजपा छोड़ो आंदोलन बन रहा है, क्योंकि किसानों पर अन्याय अपनी हद पार कर चुका है। उन्होंने बताया कि आंदोलन के दौरान 88 किसानों को जेल भेजा गया, जबकि किसी ने हिंसा नहीं की। आपने सभी किसानों की रिहाई के लिए कानूनी टीम बनाई है। केजरीवाल ने आरोप लगाया
कि सरकार शराब और ड्रग्स बेचने वालों पर कार्रवाई नहीं करती, लेकिन किसानों को निशाना बनाती है। आप नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन अब पूरे राज्य में नई हिम्मत जगा चुका है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में धांधली रोकी नहीं जा रही, इसलिए विपक्ष को वोटर लिस्ट और ईवीएम का एक्सेस दिया जाना चाहिए। राहुल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को कमजोर किया जा रहा है और 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज हटाने की अनुमति देकर पारदर्शिता खत्म की जा रही है। उन्होंने पूछा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीश को क्यों हटाया गया और सरकार चुनाव आयोग पर इतना नियंत्रण क्यों चाहती है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत और सबसे बड़े राष्ट्र विरोधी काम यानी वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता बहाल करना जरूरी है। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ईवीएम प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, इसलिए विपक्ष को पहले से वोटर लिस्ट और ईवीएम का एक्सेस दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी के बाद बीच में किया गया है ने पूछा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में चीफ जस्टिस को क्यों हटाया गया और चुनाव आयोग को 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज मिटाने की अनुमति क्यों दी गई। उन्होंने दावा किया कि डुप्लीकेट वोटर्स के मामले में चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं है। राहुल ने हरियाणा और बिहार का जिक्र करते हुए वोट चोरी के आरोप दोहराए और कहा कि लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना अनिवार्य है। बिहार सरकार ने नए साल से पहले कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सबसे बड़ा फैसला सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी। अब 1 जुलाई 2025 से डीए बढ़कर 257% हो जाएगा, जबकि 5वें वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए यह 474% तय किया गया है। इसके साथ ही राज्य में 3 नए विभाग युवा रोजगार एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा और सिविल विमान विभाग के गठन को मंजूरी मिल गई है। कई विभागों के नाम भी बदले गए। कैबिनेट ने वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षण फाउंडेशन के लिए 15 करोड़ की स्वीकृति, नगर निकायों की बकाया राशि के लिए 400 करोड़ की मंजूरी और शहीद बीएसएफ अधिकारी के आश्रित को नौकरी देने का निर्णय भी लिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को एक महत्वपूर्ण मामले में नोटिस जारी किया है। आरोप है कि उन्होंने भारतीय नागरिकता मिलने से 3 वर्ष पहले 1980 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराया था, जबकि उन्हें नागरिकता 1983 में मिली। यह शिकायत विकास त्रिपाठी ने दायर की थी, जिसकी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले सुनवाई से इनकार कर दिया था। अब याचिकाकर्ता ने सेशन कोर्ट में उस आदेश को चुनौती दी है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आरोपों के अनुसार सोनिया का नाम 1980 में वोटर लिस्ट में जुड़ा, 1982 में हटाया गया और 1983 में नागरिकता मिलने के बाद दोबारा शामिल किया गया। केस की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी।